होम कंजम्पशन के टाइम की वजह से, होम कंजम्पशन के सिनेरियो में हमने इसी केस को लेके चलते हैं कि 13 मार्च को 13 मार्च को मैंने, बल्कि 13 से भी पहले आ जाए, 7 मार्च कर लेते हैं, 6 मार्च कर लेते, 6 मार्च को मैंने जीडी प्रेजेंट किया और गुड्स क्लियर करा लिए। जीडी प्रेजेंट किया और गुड्स क्लियर करा लिए। 6 मार्च को मैंने जीडी प्रेजेंट किया और गुड्स क्लियर करा लिया। पेमेंट मैंने की है इसकी, टैक्स की, 13 मार्च को या 12 मार्च कर लें, 12 मार्च को, ठीक है। या फिर एक ये सिनेरियो, या मैं थोड़ा लेट हो गया और पेमेंट मैंने कर दी है 20 मार्च को। जब गुड्स डिक्लेयर कराया, डिक्लेरेशन कब हुई? 6 मार्च को। पेमेंट कब कर दी मैंने? 12 मार्च को की है। या दूसरा सिनेरियो ये कब कर दी? 20 मार्च को। लॉ ये कहता है कि गुड्स डिक्लेयर कराने के 7 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर दो तो वो वाला सेल टैक्स रेट लगेगा जो गुड्स डिक्लेयर कराई उस टाइम का सेल टैक्स का रेट था, ठीक है। हमने यहां क्या पढ़ाया था कि इंपोर्ट में अगर होम कंजम्पशन हो, फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टली कंज्यूम हो रहा हो, तो सेल टैक्स रेट कौन सा लगेगा? जिस दिन गुड्स जीडी प्रेजेंट किया है, ठीक है, जिस दिन हमने जीडी प्रेजेंट किया। अब जीडी प्रेजेंट किया मैंने 6 मार्च को, तो असूली तौर पे मुझे रेट कौन सा लगना चाहिए था? 6 मार्च को रेट था 18% का, तो रेट मुझे 18% लगना है ना। तो अगर 6 मार्च के 7 दिन के अंदर अंदर मैंने पेमेंट कर दी, 12 मार्च को मैंने पेमेंट कर दी, तो मुझे रेट ऑफ सेल टैक्स सेम ही रहेगा, 18% ही रहेगा। लेकिन जीडी प्रेजेंट की 6 मार्च को, तब रेट ऑफ सेल टैक्स क्या था? 18%। मैंने पेमेंट करने में 7 दिन से ज्यादा का टाइम ले लिया, 20 मार्च को, तो अब मेरा सेल टैक्स का रेट कौन सा लगेगा? 20%। हालांकि असूल क्या है? असूल क्या है कि जब जीडी प्रेजेंट करनी है इंपोर्ट के केस में, होम कंजम्पशन में, तो जिस दिन जीडी प्रेजेंट होगी उस दिन का क्या लगेगा? सेल टैक्स का रेट लगेगा। असूल ये है। लेकिन उस असूल को थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड किया उसने, पेमेंट तक ले आया कि अगर आपने जीडी प्रेजेंट की है 6 को, पेमेंट की है आपने 7 दिन के अंदर अंदर, तो फिर तो ठीक है, जीडी प्रेजेंट वाला रेट लग जाएगा। लेकिन जीडी प्रेजेंट की है 6 को और पेमेंट कर दी 7 दिन के बाद, भाई फिर जीडी प्रेजेंट वाला रेट नहीं लगाना, फिर कौन सा लगाना है? पेमेंट डेट वाला। लगी बात समझ? ये थोड़ा सा टेक्निकल है इसके अंदर कि फिर आपने जीडी प्रेजेंट का रेट नहीं लगाना, फिर आपने पेमेंट डेट का रेट लगाना है अगर आप लेट हो गए। ये नोट कर लें इसके साथ, ये वाली बात इस तरह से बना लें कि जो 6 मार्च को है ये आपने जीडी प्रेजेंट किया है, जीडी प्रेजेंट है, हाँ जी। होम कंजम्पशन क्या बताओ? होम कंजम्पशन वो होती है जिसमें आपने पोर्ट से डायरेक्ट चीजें क्लियर करा के अपनी फैक्ट्री में मंगवा ली, उसे कहते हैं होम कंजम्पशन। कभी कभार आपके पास आपकी फैक्ट्री में स्पेस नहीं होती, तो आप वहां से पोर्ट से चीजें निकलवा के उनके पास जो वेयर हाउसेज होते हैं गवर्नमेंट के, वहां जमा करा देते हैं। तो जब आपकी फैक्ट्री में स्पेस आ जाती है तो आप फिर उन वेयर हाउसेज से चीजों को क्लियर कराते हैं, ना कि पोर्ट से डायरेक्ट क्लियर करा रहे हो। तो वो क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस होती है, ये किसी गवर्नमेंट के वेयर हाउस से जब क्लियर कराते। जी ठीक है, समझ लगी बात की कि नहीं लगी? पहली भी गई ना यार, अभी तो नहीं जानी चाहिए।
जी कौन से वाला रेट, किस सिनेरियो, इसकी 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 किसकी बात, इंपोर्ट के केस में? ये दो सिचुएशन है ना। रेट अगर तो आप होम कंजम्पशन का सिनेरियो है, वो वाला सिनेरियो कि जिसमें आप गुड्स को पोर्ट से डायरेक्टली उठा रहे हैं और अपनी फैक्ट्री में लेके जा रहे हैं, तो जिस दिन गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट कर रहे हैं उस दिन का सेल टैक्स का रेट लगेगा। अगर आपके पास अपनी फैक्ट्री में जगह नहीं है, आपने साथ किसी वेयर हाउस के अंदर, गवर्नमेंट के वेयर हाउस में गुड्स चले गई आपकी, तो अब आपके फैक्ट्री में जगह बनी, तो जिस दिन आप उस वेयर हाउस से क्लियर कराओगे गुड्स जीडी प्रेजेंट करके, तो उस दिन का सेल टैक्स का रेट लगेगा। लगी समझ? ये पढ़ के ही खराब होनी है, ऐसे नहीं खराब होनी। पेज नंबर 152 पे है। किधर यार, आज तो ऑलरेडी 10-15 मिनट लेट हो गया था मैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स रूल नंबर 23। वेयर एनी गुड्स आर रिटर्न बाय द बायर ऑन द ग्राउंड, बायर ने गुड्स को रिटर्न कर दिया, किस बेसिस पे? आप पूछोगे ना यार क्या बिला वजह रिटर्न कर दिया, वजह बताओ। वजह ये बनी दैट द सेम आर अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द सप्लायर। उसे कहा कि भाई मेरे कंजम्पशन के लिए अनफिट है, और सप्लायर कहता है कि मैंने अब इसे डिस्ट्रॉय कर देना है। द गुड्स शैल बी डिस्ट्रॉयड, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा? आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ सेल टैक्स। सेल टैक्स कलेक्टर से परमिशन ली जाएगी। कौन सा सेल टैक्स कलेक्टर? हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, जो हमारे इलाके का है, हमारे इलाके का सेल कलेक्टर सेल टैक्स, एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ सेल टैक्स। कलेक्टर से इजाजत ली जाएगी और साथ में एक सुपरवाइजर के तौर पे इनलैंड का सेल टैक्स का बंदा खड़ा किया जाएगा। ठीक है, जिसका जो रैंक है नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट कलेक्टर और मे बी डेप्यूटेड बाय द कलेक्टर फॉर द पर्पस, एंड द टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of goods so destroyed shall not be admissible। जो गुड्स आपने डिस्ट्रॉय कर दी उनका इनपुट टैक्स जो होगा वो एडमिसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रॉ मटेरियल इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, देयर विल बी नो इनपुट टैक्स इन दिस रिगार्ड। अगर रॉ मटेरियल आग से डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके लिए आपको इनपुट नहीं मिलेगा। सही है? तो गुड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए शर्तें क्या हैं? पहले सेल टैक्स कलेक्टर से इजाजत ली जाएगी। पहले ये पता हो कि वो जो गुड्स है रिटर्न कर दी बायर ने रिटर्न कर दी किस बेस पे कि वो क्या है? अनफिट फॉर कंजम्पशन। ठीक है, बायर कहता मेरे इस्तेमाल में नहीं है, दीज आर अनफिट फॉर कंजम्पशन। तो अब वो सप्लायर ने उन्हें डिस्ट्रॉय करना है, तो सबसे पहले वो इजाजत लेगा कलेक्टर ऑफ सेल टैक्स से, और वो एक बंदा अपॉइंट करेगा इनलैंड रेवेन्यू ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, जिसका जो रैंक है वो असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर या फिर डेप्यूटी कलेक्टर से कम नहीं होगा। और उसका काम भी यही होगा कि वो ये चीज़ चेक करे, और जो चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी गई उसका इनपुट जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, उनका अलाउ नहीं होता। ये भी आईकैप ने पूछा हुआ है। ये अब थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह साथ साथ पास पेपर्स करेंगे तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि किन चीज़ों को आईकैप किस तरह से पूछ रहा है। तो काफी हो गया रहने दें। ऊपर आ जाए पेज नंबर 149 पे दोबारा से।
अभी हमने सेक्शन 73 पढ़ा था, इसके नीचे बाकी चीज़ों को भी कवर अप कर लेते हैं। तो टाइम ही नहीं रहेगा। अभी है 4-5 मिनट है, ये हो जाएगा कवर। बहुत होते हैं 4 मिनट। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक ऑल टैक्सेबल सप्लाई टू अ पर्सन who has obtained sales tax registration number. However, supplies can be made to unregistered person if it is up to. अब ये देखें, ये बात उसे रिस्ट्रिक्ट कर दी है कि अनरजिस्टर्ड, पहले तो था ना कि अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आज हम ये पढ़ रहे हैं कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको जो सप्लाई करेंगे उसकी अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। 1 माह में 10 मिलियन पर मंथ और साल में 100 मिलियन के 120 मिलियन, 100 मिलियन। तो कंफ्यूज नहीं करना, स्टूडेंट याद रखता है कि जी 10 मिलियन पर मंथ है तो साल का क्या हो जाएगा 120, ऐसा नहीं है। 10 मिलियन पर मंथ है तो साल का कितना है 100 मिलियन पर ईयर इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये भी याद रखना है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मसला खत्म हो गया तो फोकस कर ले जरा। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर सकते हैं वो 1 माह की 10 मिलियन मैक्सिमम और सालाना 100 मिलियन, इससे ज़्यादा आप उसे सेल नहीं कर सकते। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर आपकी ये बात नहीं मानी वेंडर ने लॉ की, सप्लायर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू सच एक्सेस सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये वही वाली बात आ गई जो आज तीसरी दफ़ा पढ़ने लगे हैं, जहाँ पे सप्लायर का इनपुट कम हो जाएगा। वो क्या कह रहा है कि महीने में अनरजिस्टर्ड को जो सेल अलाउ थी वो थी 10 मिलियन की, इसने कितनी कर दी 12 मिलियन की सेल कर दी। अलाउड कितनी थी और एक्चुअल कितनी कर दी 12 मिलियन की कर दी। अनरजिस्टर्ड को नुकसान क्या होगा, ये जो एक्सेस 2 मिलियन की इस 2 मिलियन का इनपुट वेंडर को डिसअलाउ हो जाएगा। इस 2 मिलियन का इनपुट किसको डिसअलाउ होगा, सप्लायर को, जो सप्लाई कर रहा है। जो सप्लाई कर रहा है उसे इस एक्सेस अमाउंट का इनपुट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। ये तीसरा सिचुएशन है आज जहां पे हमने ये पढ़ा है कि सप्लायर को उसका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। दिस इज द थर्ड सिचुएशन ना, कि हमने यहाँ पढ़ा है। पहला ये था कि उसे NIC नंबर नहीं लिखा तब भी उसे डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरा ये था कि उसने कैश में पेमेंट कर दी तो तब भी सप्लायर ने क्यों एक्सेप्ट की, डिसअलाउ हो जाएगा। और तीसरा ये कि उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर उसने की सप्लाई मोर देन 10 मिलियन तो एक्सेस का इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। फर्क ये है इन 3 सिनेरियो में, जो बीच वाला सेकंड सिनेरियो है वो किससे रिलेटेड है, रजिस्टर्ड बायर से रिलेटेड है। वो रजिस्टर्ड बायर से रिलेटेड। पहले 2 सिनेरियो किससे रिलेटेड थे, अनरजिस्टर्ड। लगी समझ, वो जो कैश एक्सेप्ट करता है वो रजिस्टर्ड से कैश एक्सेप्ट करता है ना, ठीक है, तो वो उसकी केस है। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों की कोई ठीक है सर कि